क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ बदलना चाहते हैं, अपनी कोई आदत, सोचने का तरीका या जीवन शैली, लेकिन हर बार कोशिश करने के बावजूद आप वहीं के वहीं रह जाते हैं? जैसे मानो कोई अदृश्य दीवार है जो हर बार आपको पीछे खींच लेती है। चाहे वो वजन घटाने की बात हो, समय पर काम पूरा करने की, पैसे बचाने की, रिश्तों को सुधारने की या फिर बुरी आदतों से छुटकारा पाने की। हम सब कहीं ना कहीं कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि हम बदलते क्यों नहीं, और अगर बदलना है तो आखिर सही तरीका क्या है? कैरी पैटरसन और उनकी टीम की किताब चेंज एनीथिंग आपको सिखाती है कि बदलाव कोई जादू नहीं है, बल्कि ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये किताब बताती है कि कैसे आप अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहने के बजाय एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जो आपके चारों तरफ के माहौल को, आपके सोचने के तरीके को और आपके व्यवहार को इस तरह बदल दे कि आप अपने आप सही दिशा में बढ़ने लगें। ये किताब आपके हाथ में एक ऐसा मैप देती है जिसमें 6 प्रभावशाली सूत्रों के जरिए आप अपनी जिंदगी में स्थायी और गहरे बदलाव ला सकते हैं। यह किताब कहती है कि सिर्फ मोटिवेशन काफी नहीं होता, बल्कि आपको अपनी आदतों के पीछे छिपे कारणों को समझना होगा और फिर सोच समझकर रणनीति बनानी होगी। और सबसे बड़ी बात, यह सब कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं है, बल्कि हर कोई इसे अपने साधारण जीवन में अपनाकर असाधारण बदलाव ला सकता है। अब आइए, इस किताब को हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी ऑडियो बुक की आवाज में, एक ऐसे अंदाज में जो आपको अपने गांव की चौपाल की याद दिलाएगा, जहां बातें सीधी होती हैं, दिल से होती हैं, या फिर जैसे कोई पुराना दोस्त शहर की भीड़ में मिल जाए और चाय की प्याली के साथ जिंदगी के उलझे धागे सुलझा दे। हमारा यह चैनल सिर्फ किताबें सुनाने का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक जुड़ाव है आपके साथ, आपकी उम्मीदों के साथ और उस बदलाव की चाहत के साथ जो आपके दिल में कहीं ना कहीं पल रही है। चाहे आप खेतों में काम करते हुए सुन रहे हों, या शहर की लोकल ट्रेन में एक कॉलेज स्टूडेंट हों, या किसी दफ्तर में काम करने वाले प्रोफेशनल, ये किताब और हमारा चैनल दोनों ही आपकी उस यात्रा में साथी हैं जहां आप कुछ बदलना चाहते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं चेंज एनीथिंग के पहले चैप्टर के साथ, एक नए नजरिए, नए भरोसे और अपनेपन की उस आवाज के साथ जो सिर्फ आपके लिए है। चैप्टर 1, यू आर मोर देन योर हैबिट्स। हर इंसान के भीतर एक आवाज होती है जो हर सुबह कहती है, आज से सब बदल दूंगा। लेकिन अक्सर दिन खत्म होते होते वही पुरानी आदतें, वही पुराने ढर्रे वापस लौट आते हैं। लोग खुद को कोसते हैं, कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा। पर क्या सच में हम अपनी आदतों तक सीमित हैं? क्या हम वाकई नहीं बदल सकते? इस अध्याय की शुरुआत ही एक बहुत महत्वपूर्ण विचार से होती है, तुम अपनी आदतों से कहीं ज्यादा हो। इसका मतलब यह है कि भले ही कोई व्यक्ति सालों से एक ही तरह की गलतियां करता आया हो या किसी आदत से जूझता रहा हो, फिर भी उसके अंदर बदलाव की क्षमता आज भी जिंदा है। समस्या ये नहीं कि उसमें इच्छा शक्ति की कमी है, बल्कि ये कि उसे ये नहीं बताया गया कि बदलाव का असली रास्ता क्या होता है। इस चैप्टर में एक आम धारणा को चुनौती दी गई है कि इंसान की आदतें उसकी पहचान होती हैं, लेकिन किताब कहती है कि यह सोच ही गलत है। आदतें तो समय के साथ विकसित होती हैं और इन्हें समय के साथ बदला भी जा सकता है। यह अध्याय बताता है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार कोशिश करने के बाद भी असफल हो रहा है, तो दोष उस इंसान का नहीं है, बल्कि उसकी रणनीति का है। हम में से ज्यादातर लोग बदलाव को सिर्फ एक मानसिक लड़ाई मानते हैं। अगर मैं थोड़ी और हिम्मत करूं, थोड़ी और इच्छा शक्ति दिखाऊं, तो सब बदल जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि बदलाव एक सोच समझकर बनाई गई प्रक्रिया है। इसमें सिर्फ इरादा नहीं, योजना भी चाहिए। यह अध्याय हमें ये एहसास कराता है कि हमें खुद को दोषी महसूस करने की जरूरत नहीं, बल्कि खुद को समझने की जरूरत है। जब हम अपनी आदतों के पीछे की वजह को समझने लगते हैं, जैसे कि कौन सी स्थितियां हमें ट्रिगर करती हैं, किस समय हम सबसे ज्यादा कमजोर पड़ते हैं और किन चीजों की वजह से हम बहाने बना लेते हैं, तब हम एक नई जागरूकता के साथ बदलाव की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। और यही पहला कदम होता है, यह स्वीकार करना कि हम वही नहीं हैं जो बार बार असफल हुए हैं, बल्कि हम वो भी हैं जो बार बार उठ खड़े हुए हैं। यही विचार इस पहले चैप्टर को एक गहरी,
भावनात्मक और व्यवहारिक शुरुआत देता है। चैप्टर 2 ब्रेक द ब्लेम ट्रैप। जब कोई बदलाव नहीं कर पाता तो सबसे पहले वो क्या करता है? वो या तो खुद को दोष देता है, मुझ में दम नहीं है, या फिर दूसरों को, मेरे पास टाइम नहीं है, लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, मेरी परिस्थितियां खराब हैं। यही है ब्लेम ट्रैप। इस दूसरे चैप्टर में बताया गया है कि कैसे ये ब्लेम ट्रैप इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ता है और उसे ये यकीन दिला देता है कि वो कभी कुछ बदल ही नहीं सकता। ये चैप्टर बहुत ही सटीक तरीके से ये समझाता है कि जब तक इंसान अपनी जिम्मेदारी खुद नहीं लेता तब तक वो बदलाव के रास्ते पर चल ही नहीं सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खुद को दोष दें, बल्कि इसका मतलब है कि आप हालात को स्वीकार करें, उन्हें समझें और फिर उस पर काबू पाने की रणनीति बनाएं। कई बार लोग कहते हैं, अगर मेरी जॉब थोड़ी आसान होती, अगर मेरे रिश्ते बेहतर होते, अगर मेरी हेल्थ ठीक होती तो मैं जरूर बदल पाता। लेकिन किताब कहती है कि यही सोच हमें कैद कर देती है, क्योंकि जब हम अपनी ताकत को दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं तो हम कमजोर बन जाते हैं। लेकिन जब हम ये मान लेते हैं कि चाहे स्थिति कैसी भी हो, हमारी प्रतिक्रिया, हमारा चुनाव हमारे ही हाथ में है, तभी असली बदलाव शुरू होता है। इस चैप्टर में कुछ बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण दिए गए हैं, जैसे एक आदमी जो बार बार ओवरराइड करता है और सोचता है कि मेरे दोस्त हर बार पार्टी रखते हैं, मैं क्या करूं? या कोई ऑफिस वर्कर जो बार बार डेडलाइन मिस करता है और कहता है, बॉस मुझे बहुत प्रेशर देता है। ऐसे हर उदाहरण में व्यक्ति अपनी स्थिति का शिकार बन रहा होता है। किताब का संदेश साफ है, तुम शिकार नहीं हो, तुम अपना मार्ग खुद चुन सकते हो। जब इंसान इस सोच को अपनाता है तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा आती है। वो अपनी आदतों को एक बाहरी मजबूरी नहीं, बल्कि एक बदली जा सकने वाली स्थिति के रूप में देखने लगता है। यह अध्याय हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन के रचयिता बने, सिर्फ दर्शक नहीं। और ये बदलाव तब शुरू होता है जब हम ब्लेम ट्रैप से बाहर निकलते हैं, बहानों को छोड़ते हैं और अपने हर कदम की जिम्मेदारी खुद लेते हैं। यही असली आजादी की शुरुआत है, जब हम मान लेते हैं कि हमारी जिंदगी की बागडोर किसी और के नहीं, हमारे खुद के हाथों में है। चैप्टर 3 यू हैव मोर विल पावर देन यू थिंक। कितनी बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं, बस नाउ दिस इज द लास्ट टाइम, इसके बाद नहीं, लेकिन फिर वही पुरानी आदतें लौट आती हैं। उस समय हमें लगता है कि शायद हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति ही कमजोर है। लेकिन इस अध्याय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ताकतवर सच्चाई सामने रखी गई है। हमारी विल पावर उतनी कमजोर नहीं है जितना हम मानते हैं। यह चैप्टर बताता है कि इच्छा शक्ति कोई जन्म से मिलने वाला गुण नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी चीज है जिसे समझकर और सही तरीके से इस्तेमाल करके बढ़ाया जा सकता है। अक्सर हम अपनी इच्छा शक्ति को एक मांसपेशी की तरह इस्तेमाल करते हैं, जितना ज्यादा खींचेंगे उतनी जल्दी थक जाएगी। लेकिन अगर हम इसे समझदारी से इस्तेमाल करें तो यह हमें बार बार गिरने से बचा सकती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि सिर्फ खुद को ना कह देने से काम बन जाएगा, जैसे मैं आज मिठाई नहीं खाऊंगा या मैं सोशल मीडिया नहीं देखूंगा। लेकिन जब हमारे आसपास का माहौल, हमारी भावनाएं और हमारी थकावट हमारे खिलाफ होती हैं, तब यह ना बहुत कमजोर पड़ जाता है। इच्छा शक्ति को टिकाए रखने के लिए अकेली सोच काफी नहीं होती, उसके साथ रणनीति, माहौल और सपोर्ट सिस्टम भी चाहिए। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि कैसे हम अपनी दिनचर्या के कुछ छोटे छोटे हिस्सों में बदलाव लाकर अपनी विल पावर को संरक्षित कर सकते हैं। जैसे सुबह सबसे पहले कठिन निर्णय लेने के बजाय आसान और तयशुदा कामों से दिन की शुरुआत करना, या ऐसे ट्रिगर्स को पहचानना जो हमें पुरानी आदतों की ओर खींचते हैं। जब हम अपने फैसलों को कम करने लगते हैं और पहले से तय नियमों पर चलते हैं तो हमारी विल पावर कम खर्च होती है। इस चैप्टर की सबसे गहरी बात यह है कि इच्छा शक्ति को मजबूत करने का मतलब सिर्फ खुद से लड़ना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। जब हम यह समझ जाते हैं कि किन हालातों में हम कमजोर पड़ते हैं और उन हालातों को पहले से पहचान कर उनसे बचने की योजना बनाते हैं, तब हम अपनी ही सीमाओं को पार करने लगते हैं। चैप्टर 4
वन चेंज कैन चेंज एवरीथिंग। कभी कभी जिंदगी में बस एक छोटा सा बदलाव ही डोमिनो इफेक्ट की तरह सब कुछ बदल देता है। इस अध्याय में यही बताया गया है कि कई बार सिर्फ वन चेंज हमारी पूरी जिंदगी की दिशा को बदल सकता है। इस चैप्टर में समझाया गया है कि जब हम सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ बदलना है, खाने की आदतें, सोचने का तरीका, वर्क हैबिट्स, रिलेशनशिप्स, तो सब कुछ बहुत भारी और असंभव लगने लगता है। लेकिन अगर हम बस वन चेंज को पकड़ लें और उस पर पूरा ध्यान दें, तो वही बदलाव हमारे बाकी जीवन पर असर डालने लगता है। इसका एक उदाहरण हो सकता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति हर सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लेता है। केवल इस वन हैबिट से उसके जीवन में कई बदलाव आ सकते हैं। वो एक्सरसाइज करने लगता है, नाश्ता सही समय पर करता है, दिमाग तरोताजा रहता है, ऑफिस में समय पर पहुंचता है और पूरे दिन का मनोबल ऊंचा रहता है। ये सब बदलाव सिर्फ एक चीज से शुरू हुए, सुबह जल्दी उठने से। यही है कंपाउंड इफेक्ट का जादू। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि अगर आप सोचें कि मुझे पूरी जिंदगी बदलनी है, तो आप भारी महसूस करेंगे और शायद हार भी मान लेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ वन चेंज चुनें, जैसे हर दिन 10 मिनट पढ़ना या सोने से पहले फोन दूर रखना या एक समय पर खाना खाना, और उस पर टिके रहें, तो वही बदलाव आपके बाकी व्यवहार को भी बदलने लगेगा। इस चैप्टर में एक और बात बहुत गहराई से कही गई है, बदलाव खुद में जुड़ाव पैदा करता है। जब हम एक बदलाव लाते हैं और उसमें सफलता महसूस करते हैं, तो एक आत्मविश्वास पैदा होता है कि मैं कर सकता हूं। यही आत्मविश्वास हमें दूसरे बदलावों की ओर प्रेरित करता है। इसीलिए यह अध्याय हमें सलाह नहीं देता कि हम सब कुछ एक साथ बदलें, बल्कि यह सिखाता है कि कैसे एक छोटा कदम, एक असरदार बदलाव धीरे धीरे हमारे जीवन की बड़ी तस्वीर को नया रूप दे सकता है। और यही सच्चा परिवर्तन है, एक ऐसी लहर जो अंदर से शुरू होकर जिंदगी के हर कोने तक फैलती है। चैप्टर 5, चेंज योर वाइटल बिहेवियर्स। जब हम किसी भी बदलाव की बात करते हैं, तो सबसे पहला सवाल होता है, कहां से शुरू करूं? जिंदगी में बहुत सारी चीजें होती हैं जिन्हें हम सुधारना चाहते हैं, लेकिन जब हम सब कुछ एक साथ बदलने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर उलझ जाते हैं और कोई भी बदलाव टिक नहीं पाता। इस चैप्टर में बताया गया है कि बदलाव को सही तरीके से शुरू करने का रहस्य छिपा है कुछ वाइटल बिहेवियर्स में, यानी ऐसी खास आदतों में जो सबसे ज्यादा असर डालती हैं। किताब कहती है कि हर बड़े बदलाव के पीछे कुछ चुनिंदा बर्ताव होते हैं जो सबसे निर्णायक होते हैं। यानी अगर आप सिर्फ वही 2 या 3 अहम बर्ताव बदल लें, तो बाकी सब अपने आप बदलने लगेगा। ये किसी पेड़ की जड़ को सींचने जैसा है। अगर जड़ें मजबूत हो जाएं, तो शाखाएं और पत्तियां अपने आप स्वस्थ हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी हेल्थ सुधारना चाहता है। वो सोचना शुरू करता है, मुझे जंक फूड छोड़ना है, रोज वॉक करनी है, पानी ज्यादा पीना है, अच्छी नींद लेनी है, स्क्रीन टाइम कम करना है। इतनी सारी चीजें एक साथ सोचकर ही उसका मन थक जाता है। लेकिन अगर वह सिर्फ 2 वाइटल बिहेवियर्स पर ध्यान दे, जैसे रोज सुबह वॉक पर जाना और रात को समय पर सोना, तो वही 2 आदतें उसके बाकी व्यवहारों को भी प्रभावित करेंगी। इस अध्याय में यह भी सिखाया गया है कि इन वाइटल बिहेवियर्स को कैसे पहचाना जाए। किताब कहती है कि अगर आप अपने लक्ष्य को साफ साफ समझ लें और उस लक्ष्य को पाने वाले लोगों का गहराई से विश्लेषण करें, तो आपको कुछ कॉमन आदतें दिखेंगी। वही हैं वाइटल बिहेवियर्स। यह चैप्टर हमें एक और जरूरी बात समझाता है, हमारी सारी ऊर्जा हर चीज को बदलने में नहीं, बल्कि सही चीज को बदलने में लगनी चाहिए। अगर हम उन 1-2 बिंदुओं पर फोकस करें जो डोमिनो इफेक्ट की तरह बाकी चीजों को बदल सकते हैं, तो बदलाव आसान, तेज और स्थायी हो जाता है। इसलिए यह अध्याय हमें बताता है कि बदलाव कोई विशाल योजना नहीं, बल्कि एक छोटा सा फोकस है, एक ऐसी जगह जहां थोड़ा सा ध्यान देने से बहुत बड़ा असर हो सकता है। और यही है समझदारी से किया गया बदलाव। चैप्टर 6, चेंज हाउ यू थिंक। हर बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, सोच से होती है। ये चैप्टर इसी बात को बहुत गहराई से समझाता है कि जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, तब तक कोई भी बाहरी बदलाव लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा।
बहुत बार हम किसी बदलाव के लिए प्रेरित होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में पुरानी सोच हमें वापस खींच लाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई सोचता है मैं कभी फिट नहीं हो सकता या मैं पैसों को संभालना नहीं जानता, तो चाहे वो कितनी भी बार एक्सरसाइज करे या बजट बनाए, अंदर की ये लिमिटिंग बिलीफ हर बार उसे रोक लेगी। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमारी सोच अक्सर पुराने अनुभवों, बचपन की धारणाओं और समाज से मिले मैसेज से बनी होती है, और अगर हम इन्हें पहचाने नहीं तो ये सोच हमें बार बार सैबोटाज करती है। यहां पर किताब एक बहुत ही प्रभावशाली टूल बताती है, रीफ्रेमिंग, यानी अपनी सोच को नए तरीके से देखना। जैसे अगर कोई सोचता है मैं बहुत आलसी हूं, तो वह अपने आप को उस लेबल से बांध लेता है। लेकिन अगर वह यही सोच इस तरह बदले, मैंने कुछ मौकों पर आलस्य किया है लेकिन मैं मेहनती बन सकता हूं, तो उसमें बदलाव की संभावना तुरंत बढ़ जाती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि हमारी सेल्फ टॉक, यानी हम अपने आप से क्या कहते हैं, वह हमारे व्यवहार को कैसे नियंत्रित करता है। अगर हम खुद से बार बार नकारात्मक बातें करें, जैसे मैं कभी नहीं बदलूंगा, मैं कमजोर हूं, मेरे पास समय नहीं है, तो हमारा दिमाग उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन अगर हम खुद से सकारात्मक, भरोसेमंद और बदलाव को स्वीकार करने वाली बातें करें, तो हमारा दिमाग उसी के अनुसार रास्ते खोजने लगता है। इसलिए यह अध्याय एक बहुत ही गहरी बात समझाता है, बदलाव की नींव दिमाग में रखी जाती है, व्यवहार में नहीं। जब हम अपनी सोच बदलना शुरू करते हैं, खुद को विक्टिम की जगह क्रिएटर मानना शुरू करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को मजबूती से रीडिफाइन करते हैं, तब असली, गहरा और स्थायी बदलाव शुरू होता है। यह चैप्टर हमें चेतावनी देता है कि अगर सोच नहीं बदली तो स्ट्रैटेजीज और सिस्टम्स भी बेअसर हो जाएंगे, और साथ ही ये भी सिखाता है कि सोच बदलने का मतलब अपने आप से सच्चा और दयालु होना है, खुद को नई पहचान देना और उस पहचान को धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना। थिंक बेटर एंड योर लाइफ विल फॉलो, यही इस अध्याय की आत्मा है। चैप्टर 7, टर्न बैड डेज इनटू गुड डेटा। हर किसी के जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। आपने प्लानिंग की होती है, सुबह उठकर वॉक करेंगे, हेल्दी खाएंगे, ज्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि सब गड़बड़। ऐसे दिनों में अक्सर लोग निराश हो जाते हैं, खुद को कोसने लगते हैं और सोचते हैं कि शायद बदलाव मुमकिन ही नहीं है। लेकिन इस अध्याय में एक बिल्कुल नया नजरिया दिया गया है। बैड डेज आरंट फेलियर्स, दे आर डेटा। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि जब आप किसी आदत को बदलने की कोशिश कर रहे हों और किसी दिन आप फिसल जाएं, तो उस दिन को हार नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे एक जानकारी मानना चाहिए, एक सुराग कि कहां क्या गड़बड़ हुई। जब कोई प्लान काम नहीं करता, तो वो आपके बारे में कुछ सिखा जाता है कि किस समय आप सबसे ज्यादा कमजोर पड़ते हैं, कौन से हालात या लोग आपको ट्रिगर करते हैं और आपकी रणनीति में क्या छेद है। उदाहरण के लिए, अगर किसी दिन आप तय समय पर वर्कआउट नहीं कर पाए, तो सवाल पूछिए, क्यों नहीं हुआ? क्या नींद पूरी नहीं थी? क्या ऑफिस की मीटिंग देर तक चली? क्या मन नहीं था? जब आप हर बैड डे का विश्लेषण करते हैं, तो आपको पैटर्न्स दिखने लगते हैं, और वही पैटर्न्स आपके बदलाव का नक्शा बनाते हैं। यह अध्याय एक वैज्ञानिक नजरिया अपनाने की सलाह देता है, जैसे कोई रिसर्चर अपने प्रयोग को ऑब्जर्व करता है। आप अपनी आदतों पर नजर रखिए, उनमें आने वाले उतार चढ़ाव को नोट कीजिए और फिर देखिए कि सबसे ज्यादा गड़बड़ कहां होती है। यहां एक बहुत अहम बात यह कही गई है, प्रोग्रेस इजंट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट लर्निंग। अगर आप हर सेटबैक से कुछ सीखते हैं, तो आप लगातार बेहतर हो रहे हैं, और यही असली ग्रोथ है। यह अध्याय हमें गिल्ट या शेम में डूबने के बजाय एक एम्पावर्ड रवैया अपनाने की प्रेरणा देता है। और जब आप हर गलती को एक सबक के तौर पर देखने लगते हैं, तो धीरे धीरे आपकी समझ, आपकी योजना और आपकी कंसिस्टेंसी तीनों मजबूत होती जाती हैं। चैप्टर 8, यूज द 6 सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस। अब तक के अध्यायों में आपने सीखा कि आदतें क्यों नहीं बदलती, सही आदत कौन सी है, सोच कैसे बदली जाती है और गलतियों से कैसे सीखा जाता है। लेकिन यह चैप्टर बदलाव की असली ताकत का रहस्य खोलता है।
6 प्रभावशाली स्रोत, 6 सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस। लेखक बताते हैं कि अगर आप बदलाव को सच में गहराई से लाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ सोच या माहौल पर नहीं बल्कि इन 6 डायमेंशंस पर एक साथ काम करना होगा। इन 6 प्रभावों को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, पर्सनल, सोशल और स्ट्रक्चरल, और हर एक में 2 आयाम होते हैं, मोटिवेशन और एबिलिटी। अब इन्हें विस्तार से समझते हैं। 1. पर्सनल मोटिवेशन। आपको खुद से यह सवाल करना होगा, क्या मुझे सच में इस बदलाव की गहराई से चाह है? कई बार लोग सिर्फ सतही वजहों से बदलाव करना चाहते हैं, जैसे दिखावा, दबाव या गिल्ट, लेकिन अंदर से कमिटमेंट नहीं होता। इस इन्फ्लुएंस को जगाने के लिए आपको अपने अंदर की इमोशनल रीजन को खोजना होगा, ऐसा कारण जो आपके दिल को छूता हो। 2. पर्सनल एबिलिटी। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता। क्या आपके पास वो स्किल्स, नॉलेज और आत्मविश्वास है जो बदलाव के लिए जरूरी हैं? अगर नहीं, तो इस हिस्से पर काम करना होगा, सीखना, अभ्यास करना और स्टेप बाय स्टेप खुद को मजबूत बनाना। 3. सोशल मोटिवेशन। आपके आसपास कौन लोग हैं? क्या वे आपको इंस्पायर करते हैं या बार बार आपको नीचे खींचते हैं? यह चैप्टर बताता है कि आपके बदलाव की दिशा बहुत हद तक उन लोगों से तय होती है जिनसे आप रोज जुड़ते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को ढूंढिए जो आपको सपोर्ट करें, सराहें और अकाउंटेबिलिटी बनाए रखें। 4. सोशल एबिलिटी। ये सिर्फ साथ देने की बात नहीं है, बल्कि यह देखने की भी है कि क्या लोग आपको सही जानकारी, संसाधन और मदद दे रहे हैं। कभी कभी अकेले बदलाव मुश्किल होता है, लेकिन सही गाइडेंस और सपोर्ट से चीजें आसान हो जाती हैं। 5. स्ट्रक्चरल मोटिवेशन। आपका माहौल आपको कैसे प्रभावित करता है? क्या आपके आसपास की चीजें, जैसे आपका कमरा, मोबाइल, फ्रिज या काम का सेटअप, आपको आपकी नई आदत अपनाने में मदद कर रहे हैं या बाधा बन रहे हैं? उदाहरण के लिए, अगर आपको हेल्दी खाना खाना है, तो क्या आपके फ्रिज में वो मौजूद है? 6. स्ट्रक्चरल एबिलिटी। बदलाव तब और आसान हो जाता है जब आपके सिस्टम और स्ट्रक्चर उसमें मदद करते हैं, जैसे रिमाइंडर्स लगाना, टाइम टेबल बनाना, डिस्ट्रैक्शंस को हटाना या खुद के लिए रिवॉर्ड सिस्टम बनाना। चैप्टर 9, चेंज कम्स फ्रॉम विद इन। इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही गहरे सवाल से होती है। क्या बाहर की दुनिया को बदलने से पहले हमें अपने अंदर की दुनिया को नहीं बदलना चाहिए? अक्सर जब हम बदलाव की बात करते हैं तो हम सोचते हैं कि अगर मेरा बॉस बदल जाए, अगर मेरे परिवार का रवैया बदल जाए, अगर मेरी लाइफ की परिस्थितियां ठीक हो जाएं, तब सब कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन इस अध्याय में बताया गया है कि असली बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, अंदर से होती है। जब तक हम खुद को नहीं समझते, अपनी इच्छाओं, अपनी सीमाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं को नहीं पहचानते, तब तक हम दुनिया को दोष देकर ही जीते रहेंगे। इस चैप्टर में एक व्यक्ति की कहानी बताई गई है जिसने सालों तक कोशिश की कि उसकी वाइफ उसे ज्यादा समझे, लेकिन जब उसने खुद की सोच, व्यवहार और बोलने का तरीका बदला, तभी उसकी शादी बेहतर हुई। यह अध्याय इस बात को विस्तार से समझाता है कि जब हम अपनी भावनाओं, अपने दृष्टिकोण और अपने सोचने के तरीके को बदलते हैं, तभी हमारे एक्शन में स्थायित्व आता है, और जब एक्शन स्थिर हो जाए तो परिवर्तन निश्चित हो जाता है। यहां यह भी बताया गया है कि इमोशनल ट्रिगर्स, यानी वो चीजें जो हमें रिएक्ट करने पर मजबूर करती हैं, उनका कैसे सामना करना है। जब हम खुद को जान लेते हैं, तभी हम अपने ट्रिगर्स को कंट्रोल कर पाते हैं। इस चैप्टर का सार यही है, बदलाव सिर्फ बाहरी कोशिशों से नहीं आता, वह तभी आता है जब हम अपने अंदर की दुनिया को गहराई से समझकर उसे सुधारते हैं। क्योंकि जब अंदर बदलाव आता है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। चैप्टर 10, बिल्ड न्यू हैबिट्स थ्रू प्रैक्टिस। इस अध्याय में बताया गया है कि बदलाव की प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए केवल ज्ञान ही काफी नहीं होता, जरूरी है अभ्यास। हाँ, इंसान तब तक नहीं बदलता जब तक वह किसी नई आदत को बार बार करके उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा न बना ले। शुरुआत में हर नई आदत असहज लगती है, ठीक वैसे ही जैसे पहली बार साइकिल चलाते वक्त गिरना तय होता है। लेकिन अगर हम गिरने के डर से चलाना छोड़ दें तो कभी बैलेंस नहीं बना पाएंगे। यह अध्याय विस्तार से बताता है कि सिर्फ एक दिन या एक हफ्ते तक
किसी नई आदत पर काम करना काफी नहीं होता। असली ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब हम उसे लगातार, हर दिन, हर हालात में दोहराते हैं। जैसे कोई म्यूजिशियन रोज रियाज करता है, वैसे ही हमें अपनी नई सोच और व्यवहार का अभ्यास करना होता है। चैप्टर में यह भी बताया गया है कि अभ्यास करते समय छोटी छोटी सफलताओं को पहचानना और सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है। यह हमें मोटिवेट करता है और ब्रेन को यह मैसेज देता है कि हाँ, मैं कर सकता हूं। साथ ही यह भी समझाया गया है कि अगर कभी पीछे लौटने की भावना आए तो उसे हार नहीं, बल्कि एक संकेत समझो कि अभी और अभ्यास की जरूरत है। इस अध्याय का मूल संदेश है, नया बनने के लिए सिर्फ चाहत काफी नहीं है, उस चाहत को रोज के अभ्यास में बदलना ही असली बदलाव है। प्रैक्टिस ही वो तरीका है जिससे नया व्यवहार, नई सोच और नई जिंदगी संभव होती है। चैप्टर 11, मास्टरी टेक्स टाइम। किसी भी बदलाव को स्थायी रूप से अपनाना आसान नहीं होता। इस अध्याय में गहराई से समझाया गया है कि बदलाव एक कला है और इस कला में पारंगत होने के लिए वक्त, धैर्य और लगातार अभ्यास जरूरी है। आज की दुनिया हमें सिखाती है कि सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड में हो सकता है। डाइट करो और 10 दिन में बॉडी बदल लो, किसी कोर्स में जाओ और 1 हफ्ते में जिंदगी बदल दो। लेकिन असल सच्चाई ये है कि कोई भी गहरी और सच्ची आदत धीरे धीरे बनती है। इस अध्याय में एक दिलचस्प बात कही गई कि हर बार जब हम नई आदत डालने की कोशिश करते हैं तो हम एक इनविजिबल दीवार से टकराते हैं। ये दीवार हमारे पुराने व्यवहारों, पुराने इमोशंस और पुराने तर्कों की बनी होती है और इस दीवार को पार करने के लिए हमें बार बार उसी रास्ते पर चलना पड़ता है, जब तक कि हमारे दिमाग और दिल को भरोसा ना हो जाए कि ये नया रास्ता ही अब हमारा रियल रास्ता है। यह अध्याय बताता है कि असली मास्टरी तब आती है जब हम रेपिटिशन यानी दोहराव से डरते नहीं हैं। एक ही चीज को बार बार करना, चाहे वह सुबह उठते ही योग करना हो या क्रोध के समय शांत रहना, यही वह प्रक्रिया है जो ब्रेन के अंदर नए न्यूरल पाथवे बनाती है। और जब ये रास्ते बन जाते हैं तब आदतें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। इस चैप्टर का एक और जरूरी संदेश ये है कि अगर एक दिन फेल हो भी गए तो भी इसका मतलब ये नहीं कि हम बदलाव के काबिल नहीं हैं। फेल होना सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। इसलिए खुद से यह कहना कि मैंने अभी तक पूरा मास्टरी हासिल नहीं किया, लेकिन मैं रास्ते पर हूं, यही सोच असली बदलाव की नींव है। मास्टरी टेक्स टाइम का मतलब है कि खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलते हुए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना। हर दिन एक छोटा सा कदम भी अगर सही दिशा में हो तो वह अंत में एक बड़ा बदलाव बन जाता है। चैप्टर 12, टर्न बैड डेज इनटू गुड डेटा। यह अध्याय एक बहुत अहम मानसिकता को उजागर करता है कि हमारे बुरे दिन, हमारे असफल दिन हमारी सबसे बड़ी सीख बन सकते हैं। अक्सर जब हम किसी आदत को बदलने की कोशिश करते हैं और एक दिन उस पर टिक नहीं पाते तो हम खुद को दोष देने लगते हैं। हम सोचते हैं कि मैं कभी नहीं बदल सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं कमजोर हूं। लेकिन इस अध्याय में बताया गया है कि असफलता डेटा है, वह संकेत है, न कि सजा। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर हम हर गलती को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी माने तो हम खुद को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने सुबह उठने की आदत बनाई, लेकिन 3 दिन बाद आप सोते रह गए। तो अब आप खुद से पूछें, उस दिन क्या अलग हुआ? क्या आपने देर रात तक फोन चलाया? क्या कोई टेंशन थी? क्या अलार्म सुना लेकिन स्नूज कर दिया? हर बैड डे अपने साथ एक संदेश लेकर आता है। वो हमें हमारे ट्रिगर के बारे में बताता है कि कब हम हार मानते हैं, किस परिस्थिति में हम पुराने पैटर्न में लौट आते हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो यही जानकारी हमें एक नई रणनीति बनाने में मदद करती है। इस चैप्टर का एक और मजबूत संदेश है कि चेंज इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। बदलाव सीधी रेखा में नहीं होता, यह एक घुमावदार रास्ता है जिसमें आगे बढ़ना, रुकना, गिरना और फिर उठना शामिल होता है। जो लोग अपने बुरे दिनों को डाटा की तरह एनालाइज करते हैं, वो धीरे धीरे उन कारणों को समझ लेते हैं जो उन्हें रोकते हैं और फिर उन्हें हटाकर रास्ता साफ करते हैं। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि बुरे दिन का मतलब है अब आपको अगले कदम की तैयारी करनी है। आप उस गलती से एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं।
जैसे अगर आपने जंक फूड खा लिया तो अगली बार उसके लिए एक इफ देन प्लान बनाइए। अगर भूख लगे तो पहले फल खाऊंगा, फिर सोचूंगा कि मुझे क्या खाना है। टर्न बैड डेज इनटू गुड डेटा एक ऐसा नजरिया है जो हमें खुद से लड़ने के बजाय खुद को समझने के लिए प्रेरित करता है, और जब हम समझते हैं तभी सच्चा बदलाव शुरू होता है। चैप्टर 13 बिकम अ चेंज साइंटिस्ट। यह अंतिम चैप्टर एक बहुत ही गहरी समझ के साथ खत्म होता है। अगर आप जिंदगी में सच्चा और स्थायी बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको खुद को एक चेंज साइंटिस्ट की तरह देखना होगा, यानी ऐसा इंसान जो बदलाव को एक प्रयोग की तरह देखे, न कि पास या फेल होने वाले टेस्ट की तरह। हम में से ज्यादातर लोग जब कोई नई आदत डालते हैं या किसी बुरी आदत को छोड़ने की कोशिश करते हैं तो पहली ही असफलता पर खुद को कोसने लगते हैं। हम सोचते हैं शायद मुझसे नहीं होगा, लेकिन एक वैज्ञानिक ऐसा नहीं करता। वह प्रयोग करता है, परिणामों को रिकॉर्ड करता है और फिर अपने तरीकों को सुधारता है। यही सोच हमें भी अपनानी है। इस चैप्टर में कहा गया है कि बदलाव का सफर कोई सीधी रेखा नहीं होता, यह ऊंच नीच से भरा हुआ रास्ता होता है। एक दिन जबरदस्त सफलता मिलती है तो दूसरे दिन फिसलन, लेकिन अगर आप हर फेलियर को डेटा की तरह देखें, एक इनपुट जिससे आप सीख सकते हैं, तो वो फेलियर आपको मजबूत बना देता है। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपनी जिंदगी में छोटे छोटे बदलावों को नोटिस करना चाहिए। जैसे जैसे आप अपने व्यवहार को ट्रैक करते हैं, आप समझने लगते हैं कि कौन से ट्रिगर आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं और कौन से मौके आपके लिए चेंज के दरवाजे खोल रहे हैं। आपको अपनी सोच में फ्लेक्सिबिलिटी लानी है। आपको यह मानना होगा कि आप बदल सकते हैं, और अगर अभी तक नहीं बदले हैं तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी सही रणनीति नहीं अपनाई गई थी। यही वजह है कि इस अध्याय में कहा गया है, बी अ साइंटिस्ट नॉट अ जज। खुद को जज करना बंद करो और खुद को समझना शुरू करो। इस तरह किताब का अंत एक बहुत ही पॉजिटिव और प्रेरणादायक संदेश के साथ होता है। हर इंसान अपने जीवन का वैज्ञानिक बन सकता है। जब तक आप खुद को एक्सप्लोर करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तब तक बदलाव संभव है, और यही बदलाव धीरे धीरे आपकी पूरी दुनिया को बदल सकता है। दोस्तों, आप और हम अभी जिस किताब से होकर गुजरे उसका नाम था चेंज एनीथिंग, लेकिन यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, ये एक बदलाव का नक्शा थी। एक ऐसा रोड मैप जो हमें दिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन में फंसे हुए सालों से चले आ रहे पैटर्न्स को, आदतों को और खुद को नुकसान पहुंचाने वाले फैसलों को पलट सकते हैं। आप चाहे गांव के किसी छोटे से स्कूल के टीचर हों या किसी बड़े शहर में बिजनेस की तैयारी कर रहे हों, ये किताब हर उस इंसान के लिए है जो अपने आज से बेहतर कल चाहता है। हमने इस किताब में जाना कि हम सिर्फ अपने इरादों से नहीं बदलते, बल्कि हमारे बदलाव को गहराई से प्रभावित करते हैं हमारे आसपास के लोग, हमारा खुद से किया गया वादा, हमारी भावनाएं, हमारा माहौल और वो इनाम या नुकसान जो हम अपनी हर आदत के साथ जोड़ते हैं। जब आप इन 6 प्रभावों को समझ जाते हैं, तब आप सिर्फ बदलाव की कोशिश नहीं करते, आप बदलाव को डिजाइन करते हैं। और यही इस किताब की असली ताकत है कि ये आपको कोशिश करने वाला इंसान नहीं, बल्कि बदलाव लाने वाला इंसान बनाती है। अब बात करते हैं हिंदी ऑडियो बुक चैनल की। ये चैनल एक पुल है उन लोगों के लिए जो सीखना चाहते हैं, लेकिन या तो समय नहीं है या साधन नहीं है। ये उस किसान के लिए है जो अपने खेत में काम करते करते कुछ सीखना चाहता है, उस स्टूडेंट के लिए है जो गांव की छत पर अकेले बैठकर कुछ बड़ा सपना देखता है, उस महिला के लिए है जो खाना बनाते वक्त भी अपने भविष्य को बदलने की सोच रखती है, और उस नौजवान के लिए है जो मेट्रो में खड़े खड़े भी अपने दिमाग को फीड करना चाहता है। ये चैनल सिर्फ आवाज नहीं है, ये विश्वास है। ये उस शहर के हर कोने में गूंजता है जहां लोग ट्रैफिक के शोर में भी किताबें सुनना चाहते हैं, और उस गांव की मिट्टी में भी जहां रेडियो आज भी खिड़की पर टंगा होता है। हम किताबों को सिर्फ सुनाते नहीं, हम उन्हें महसूस कराते हैं, ताकि आप हर कहानी में खुद को देख सकें। हर एक कहानी, हर एक विचार आपकी जिंदगी को छूने के लिए तैयार है। और अगर आपने आज इस किताब से कुछ भी सीखा, अगर आपकी सोच में जरा सा भी बदलाव आया, तो समझ लीजिए कि हमारी इस यात्रा का एक छोटा सा मकसद पूरा हो गया।
हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हम ऐसी ही सैकड़ों किताबों को लेकर आते हैं जो सिर्फ आपको जानकारी नहीं देती, बल्कि आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका पूरा जीवन बदल सकती हैं। यह सिर्फ एक चैनल नहीं, यह एक आंदोलन है, गांव और शहर के बीच खड़ी दीवारों को गिराने का, ज्ञान को सबके लिए सुलभ बनाने का और हर किसी को यह भरोसा दिलाने का कि तुम भी बदल सकते हो और तुम्हारा कल भी। आपसे बस एक ही गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों, परिवार, गांव और शहर के हर उस शख्स तक पहुंचाइए जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है। क्योंकि जब आप सीखते हो तो अकेले नहीं बदलते, आप अपने पूरे माहौल को बदलने लगते हो। मिलते हैं अगली किताब में एक नई सोच, एक नए अनुभव और एक नए बदलाव के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपने अंदर के उस बदलाव को जिंदा रखिए जो इस किताब ने शुरू किया है।